Okay, so yesterday we were discussing about some electrical components. Okay, and to be specific, we were actually focusing on linear electrical components. Linear electrical components. By linear, what do we mean is that we have a relationship like y is equals to mx. In a way, I wanted to say that y was actually a function of x, which was a linear function. और खासतौर से एक ऐसा लीनियर फंक्शन जिसमें इंटरसेप्ट भी जीरो है, इवन द इंटरसेप्ट वाज जीरो. ठीक है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, लीनियर कैपेसिटर, लीनियर रेजिस्टर, लीनियर इंडक्टर और लीनियर मेमोरिस्टर, ये कुछ एग्जांपल्स थे. आज के बाद आप कभी भी देखेंगे या इस कोर्स में थ्रू आउट आवर सेमेस्टर वी एक्चुअली यूज इन जनरल a rectangular box to represent an electrical component. ठीक है, सो ये बॉक्स हम ज्यादातर यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. Okay, so this is what we usually do. So I will just remove these earphones because somebody just texted me that the voice is not very clear. I hope this must solve the issue as of today, but please bear with me if you have some background noises coming in. Really very sorry. Okay, सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखकर रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक्चुअली क्या है? क्या ये रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है? तो इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ज्यादातर आप लोगों ने, हालांकि ये तो बहुत बेसिक हो गया, ये तीनों में से आप इजीली जानते हैं कि दिस इज अ रेजिस्टर, दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज एन इंडक्टर. लेकिन ये जो सिंबल्स थे आज तक जो आप पढ़ते आए थे, these were symbols of all linear components. लीनियर कंपोनेंट्स. नॉन लीनियर या जनरल रेजिस्टर या जनरल इंडक्टर या जनरल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं वो इस तरीके से. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ जनरल इंडक्टर, तो यू विल यूज दिस सिंबल. इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग दिस इंडक्टर, आप एक बॉक्स के अंदर साइड में उसे थोड़ा सा स्लांट लाइन से फिल कर देंगे, एंड देन दिस विल बिकम अ जनरल इंडक्टर. एंड व्हाट इज एन इंडक्टर? अगर कल की डेफिनेशन से आप सुने तो, सो इंडक्टर इज अ डिवाइस which in which there exists an algebraic relationship between two fundamental quantities. कौन सी थी वो? flux and current. Correct. So in a way we have generally an inductor is a device in which flux is actually a function of current. Generally mathematical function, algebraic function of current. और ये एक linear function था. इसी तरीके से now you can simply represent this is going to be a general resistor and this is going to be a general capacitor. ठीक है, स्लाइट डिफरेंस. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जनरल कैपेसिटर है या जनरल इंडक्टर है या लीनियर है? ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ चीजें और होती, जैसे सोर्सेस, जिसे हम बोलते हैं, ज्यादातर आप दो ही चीजें तरीके की सोर्सेस पढ़ेंगे, एक है वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स. एक है वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स. ठीक है, सो हमारे कोर्स में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं. क्या क्या? हमारे पास दो तरीके की सोर्सेस होंगी और तीन तरीके के कंपोनेंट्स होंगे, लीनियर रेजिस्टेंस, लीनियर कैपेसिटेंस एंड लीनियर इंडक्टेंस. और जो इंटरकनेक्शन होगा इन कंपोनेंट्स का, उसे ही हम नेटवर्क बोलेंगे.
और इस पूरे कोर्स में चाहे 5वीं यूनिट क्यों ना आ जाए, हम यही सब पढ़ते आएंगे। आप देखिए कोई भी सर्किट वी विल बी डीलिंग विद विल बी मेड अप ऑफ ओनली दीज 5 थिंग्स। कभी कभी एक और चीज मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं, व्हाट इज दिस सिंबल? स्विच। तो कुल मिला के सोर्सेस, लोड्स एंड स्विच, यही है हमारे मेन कंपोनेंट जो हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है और बहुत बेसिक और फंडामेंटल भी है, जिसे बोलते हैं कन्वेंशन। जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि एक्टिव या पैसिव एलिमेंट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम सोर्स को और लोड को, तो सोर्स एक ऐसी डिवाइस है जो पावर देती है और लोड एक ऐसी डिवाइस है जो पावर कंज्यूम करती है, तो कैसे हम फ्लो ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज या पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज के हिसाब से ये डिसाइड करें विच कंपोनेंट इज अ सोर्स एंड विच कंपोनेंट इज अ लोड। तो वो डिसाइड करने के लिए वी विल हैव टू यूज कन्वेंशन, एंड दिस कन्वेंशन आर ऑफ टू टाइप, या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट ही दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट, एक होता है पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी हैव a source of voltage in which there is a polarity। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आपने बैटरी को ऐसे भी रिप्रेजेंटेड होते देखा होगा, है ना? तो वोल्टेज इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू प्रोब्स या टू पोलैरिटीज, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, एक लो पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी एक करंट फ्लो होता है। ठीक है, वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल। अब अगर इस पर्टिकुलर डिवाइस में करंट का डायरेक्शन ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं दैट करंट फ्लोज इन rising direction of voltage। Then such a convention, such a device is called an active device। करंट फ्लोज इन राइजिंग डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे डिवाइसेस को हम एक्टिव डिवाइस बोलेंगे। ये हुआ किस चीज के लिए? वोल्टेज सोर्स के लिए। सेम वी कैन यूज फॉर करंट सोर्स। कैसे? इन अ करंट सोर्स, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन। तो ये पता है कि करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है, किस दिशा में? इस दिशा में। तो अगर इसे एक्टिव एलिमेंट होना है तो बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी में प्लस किस जगह लगाऊं और नेगेटिव का साइन किस जगह आना चाहिए? इफ दिस हैज टू बी एन एक्टिव एलिमेंट तो बी की जगह पॉजिटिव और ए की जगह नेगेटिव, बिकॉज द करंट हैज टू फ्लो इन rising direction of voltage, because I am considering this as a source or active element। तो इसे कहते हैं एक्टिव कन्वेंशन, और सोर्सेस के लिए आप हमेशा एक्टिव कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर आप उल्टा देख रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली साइन बदल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दे दिया कि नहीं साहब करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यू विल हैव टू अकॉर्डिंगली चेंज द साइन। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये चीज समझ भी आएगी। ठीक, बट डोंट वरी अबाउट दैट। क्या आपको एक्टिव कन्वेंशन की ये डेफिनेशन कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या कहें इज इन राइजिंग डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, हजम हुई? ये बात समझ आई? अक्षत जैन, क्या मैं मान लूं ये बात आपको समझ आई? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब आते हैं कि साहब ये पैसिव कन्वेंशन क्या है। तो कन्वेंशन का हिंदी अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं, करार। करार, आपके और मेरे बीच
ये करार हो गया, ये डिसाइड हो गया कि अब से हम ये मानेंगे, ठीक है। अब आप किसी और किताब को उठाकर कहें कि सर देखिए इस किताब में तो ऐसे दिया, ये ना करें, क्योंकि हमने कन्वेंशन डिसाइड कर लिया, आपने और हमने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि एक बैटरी होगी तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे लेंगे, या एक करंट सोर्स होगी तो उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे। ये हमने और आपने डिसाइड किया, फिजिक्स ने नहीं। इनफैक्ट आगे चल के जब हम टेलिंगिन्स थ्योरम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप ऑपोजिट भी ले लेते हैं देन ऑल्सो थिंग्स विल वर्क, इट इज ओनली आवर परसेप्शन। तो इसीलिए इसका नाम है कन्वेंशन, कोई थंब रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है, करार है आपके और हमारे बीच, ताकि मुझे कॉपीज करेक्ट करने में आसानी हो और आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने में। मूविंग ऑन, now we will move to what we call as passive elements. In passive element, any type of passive element, ये कुछ भी हो लेकिन पैसिव है ये बोल रहा हूं, यानी इट कैन बी एन इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, कैन बी एनीथिंग। सो इसे मैं बोल रहा हूं दिस इज अ लोड, पैसिव एलिमेंट। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो फॉर पैसिव एलिमेंट और पैसिव कन्वेंशन, द डायरेक्शन ऑफ करंट is in falling direction of voltage. Got it? अब आप उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं that this is a resistor. इस रेजिस्टर में from plus to minus the current will flow. ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटर या फिर एक इंडक्टर में भी the same things will be true. फाइन। तो ये हुई कहानी पैसिव एलिमेंट की और एक्टिव एलिमेंट की। तो अगर आपके पास सोर्स नहीं है, ऑलवेज यूज पैसिव एलिमेंट्स। अगर सोर्स है, ऑलवेज यूज इट एज एन एक्टिव एलिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस वाज ऑलरेडी टोल्ड इन सम कोचिंग क्लासेस या क्लासेस 12th में भी, अगर आपने बहुत ध्यान लगा के पढ़ा हो तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट माना जाता है। हालांकि ये कन्वेंशन है, ये रूल नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैटरी की बात करें, बैटरी का दूसरा नाम ये भी होता है वोल्टेज सोर्स। तो एक आइडियल बैटरी के लिए हम ये मानते हैं, नो मैटर हाउ मच करंट यू आर ड्रॉइंग फ्रॉम इट, सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, द वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर आप कहें कि एक बैटरी के लिए आप आईवी ग्राफ बनाइए, तो एक आइडियल बैटरी या आइडियल वोल्टेज सोर्स जो कि इन्फिनिट पावर दे सकती है, हालांकि आइडियल कुछ ऐसा होता नहीं है, हर एक बैटरी की एक पावर कैपेसिटी होती है जितना कि करंट वो ड्राइव कर सकती है या दे सकती है। अगर आप एक्सीड करेंगे, लोड ज्यादा कर देंगे, तो वो लोड काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी से चाहेंगे कि आपका सीलिंग फैन चल जाए तो नहीं काम करेगा, लेकिन एक छोटी सी कार, टॉय कार चल सकती है। बट आइडियल केस में हम मानते हैं कि कितना भी करंट ड्रॉ कर लो एक वोल्टेज सोर्स से, तो वोल्टेज वुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? इज इट नॉट अ स्ट्रेट लाइन? इसकी स्लोप कितनी है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? 0. बताइए। Infinite. So you go by y is equals to mx plus c. You go like this, correct? Here m is 0 and y equals to constant. तो ये तो हमारी वाली लीनियर की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है. It is not fitting in. Although this is a straight line, but it is not fitting in the definition we decided yesterday. We wanted c to be 0, but here c is fixed. In fact, m is 0. इसीलिए what we call it as voltage source or battery is a
non-linear resistor. There is a relationship between voltage and current, but this relationship is of constant intercept with slope equals to 0. ठीक, वहीं if you have a current source like this, तो करंट सोर्स के लिए ये माना जाता है कि no matter how much voltage you are dropping in, the current will remain constant. कितना भी वोल्टेज ले लीजिए, the current will remain constant. ये करंट सोर्स है. अब बताइए इस करंट सोर्स की स्लोप क्या होगी? ये VI कैरेक्टरिस्टिक है भाई, V by I निकाले, स्लोप कितनी है? तो दिस इज 1090 इन्फिनिट. ओके, ऐसा भी नहीं चाहिए. वी वांटेड कि y is equals to mx में m should not be equals to 0 and should not be equals to infinite, वरना लीनियर नहीं होगा. We wanted our resistance to be some non-infinity positive value. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? फिर डिफरेंस क्या हुआ? ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह तो काम कर रही है लेकिन लीनियर नहीं है. ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह तो काम कर रही है लेकिन लीनियर नहीं है. तो वोल्टेज सोर्स दरअसल एक रेजिस्टर तो होती है लेकिन नॉन लीनियर होती है, लीनियर नहीं. और डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या था भाई? रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है और बैटरी या करंट सोर्स एक एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. हमारे आसपास ही था ये, बट वी नेवर रियलाइज्ड इट. वी नेवर like looked at the concept in this particular graph fashion. Voltage with respect to current for a battery, for an ideal battery, for an ideal current source. We never did that. So these are few things जो आपको prerequisite की तरह से treat करनी है अपने कोर्स में. We will utilize these facts very soon. Fine. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन क्या होगा लीनियर और जनरल कंपोनेंट्स का. दूसरी चीज हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव कन्वेंशंस क्या होते हैं. ठीक है, एक्टिव और पैसिव कन्वेंशंस क्या होते हैं. ये बात मैंने आपको कही, कल भी कही थी और यही बात मैं आपको आज भी बोल रहा हूं कि हमारे पूरे कोर्स में हम लोग केवल यही फाइंड करेंगे, करंट और वोल्टेज. अब एक छोटा सा नेटवर्क देखिए, एक नेटवर्क एग्जांपल देता हूं और आप ये देखेंगे कि ये नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है. आप अपने डायरेक्ट सीनियर्स और अपने सुपर सीनियर्स से अगर कभी मुखातिब हों तो आप उनसे ये चीज पूछ सकते हैं कि इस सर्किट की इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, दे विल टेल यू डेफिनेटली. सो दिस is an interconnection of several components. This is an interconnection of several components. What all components are there? Linear resistances हैं और एक voltage source है या एक बैटरी है. Linear resistances हैं और एक voltage source. तो आज अब हम कुछ डेफिनेशंस और सीखेंगे या कुछ कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे जो केवल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जैसे एलिमेंट और ब्रांच क्या होती है और कितनी है. तो जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आप, एक्सेप्ट वायर्स, वायर्स आइडियल वायर्स आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन नेटवर्क थियरी. एक और बार यहाँ पे एक मार्जिन में नोट लिख लीजिए, आइडियल वायर्स यानी हम मानते हैं उनका रेजिस्टेंस 0 है, आर नॉट ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. इन नेटवर्क थियरी अनलेस आप एक इक्विवेलेंट सर्किट नहीं ट्रीट कर रहे, तब तक आइडियल वायर्स आर नॉट ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट.
तो यहाँ पे कुछ वायर्स की जरूरत पड़ी हमें डेफिनेटली इन ऑर्डर टू मेक दिस इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड वोल्टेज, जिसे हम नेटवर्क बोल रहे हैं. तो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इसमें कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं? नंबर बताइए, नंबर बताइए. हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर देयर? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 6 elements or 6 electrical components and each element represents a branch. तो हमारे पास इस सर्किट में कितनी ब्रांचेस हैं, यानी कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं? सो एलिमेंट इज सेम एज ब्रांच इज सेम एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. तो इस सर्किट में वी हैव 6 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. देयर आर 6 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. कैन एनीवन टेल मी इस वाले सर्किट में कितने हैं? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. क्या ये चीज को मैं एक कंपोनेंट मानूं, या इस चीज को, या इस चीज को? नहीं. क्यों? ये लास्ट में जो मार्जिन में लिखा है, वायर्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. सो आई हैव ओनली 1, 2, 3, 4 components, and component is equals to branches represented by a letter small b. तो आपसे सीटी या सीए में या एंड सेमेस्टर में पूछा जाए डिटरमाइन बी इन द गिवन नेटवर्क, तो आप क्या बताएंगे? उसके देखेंगे कितने कंपोनेंट्स हैं एंड यू विल फाइंड कि इस वाले के लिए जो बी है वो 6 है, इस वाले के लिए जो बी है वो है 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो अब आपको समझ आया कि ब्रांचेस का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का ही मतलब है कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. वायर्स आर नॉट एलिमेंट्स, लेकिन हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. लेकिन नेटवर्क थ्योरी में वी नेग्लेक्ट इट. उसके नेग्लेक्ट करने के पीछे की वजह है मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और पढ़ते हैं. एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं नोड. अब नोड क्या चीज है? सो नोड इज अ पॉइंट at which two or more element meet. एक ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो नोड कहलाती है. ठीक है. तो आप बता सकते हैं कि इस सर्किट में कितनी नोड्स होनी चाहिए? नोड का मतलब एग्जांपल से समझिए, एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये दोनों जोड़ दिए, तो इस पॉइंट को हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग रेजिस्टेंस आकर जुड़ रहे हैं. दिस इज अ नोड. फाइन. अब यहां बताइए इस पर्टिकुलर सर्किट में कितनी नोड्स हैं? एक तो ये दिख रही है, इसको हम रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, नोड 1. एक ये दिख रही है, यहां पे देखो 3 रेजिस्टेंस आके मिल रहे हैं, नोड 2. एक ये है, नोड 3. और बताइए और कहां है? ये है नोड 4. अब कुछ स्टूडेंट्स पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 3 साल से ही कंफ्यूज रहते हैं, इसे 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 और इसे क्यों नहीं नोड माना? उसका रीजन या मार्जिन में लिखा हुआ है. Ideal wires are not treated as electrical component in network theory. This is not a component. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली नोड और ये तो बिल्कुल सेम ही है, वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा इसमें, इसलिए we don't treat wire as electrical component. अगर मैं यहाँ ग्राउंड कर दूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ग्राउंड हो जाएगा, और ये तो सिंपल वायर ही है, मैंने तो मोड़ के दिखा दिया है इसे. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोड, दिस इज अ नोड. तो इस सर्किट में कितनी नोड है हमारे पास इन टोटल? 4. And nodes are represented by small letter n. तो n इक्वल्स टू हुआ हमारे पास 4 नोड्स. ठीक है. अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. तो ये आपको समझ आया? नोड की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं. नोड इज अ पॉइंट एट विच 2 और मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मीट. एलिमेंट्स भी चलेगा बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन नेटवर्क थियरी. ठीक है, ये चीज समझ आई?
चलिए तो फिर कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको और आपको बताना होगा कि इसमें कितनी नोड्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, अपने चैट बॉक्स आप ओपन कर सकते हैं। हाँ, ये टेल मी हाउ मेनी नोड्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। पहले बी बताइए, बी क्या है, ब्रांचेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6। आद्या सेज 5। आद्या काउंट अगेन, 1 2 So 3 that was a 4 typo 5 6। mistake. देयर Sorry. आर 6। देखो 4 एक रेजिस्टेंस, पांचवा ये रेजिस्टेंस, छठवीं ये वोल्टेज सोर्स। देयर आर 6। फाइन। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, नोड्स कितनी है, व्हाट इज एन? तो आई विल वेट फॉर नोड। शिवम इज सेइंग नोड तो 2 ही हैं। ऐसा नहीं है, 2 नोड नहीं है इसमें, देयर आर मोर देन 2। 5, मानसी सेज, मुस्कान सेज 3। तो एक डाइवर्सिटी आ गई। चलिए अब इस डाइवर्सिटी की एटॉप्सी बायोप्सी जो करना है करते हैं। ओके, यू कैन नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है जहां पे मैं ये सोल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, एक नोड तो ये रही, नोड 1। क्यों? बाय द डेफिनेशन इस पॉइंट पर एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, देयरफॉर दिस इज अ नोड। अब इधर आते हैं, एक नोड ये रही, दिस इज ऑल्सो अ नोड। व्हाई? क्योंकि इस पॉइंट पर भी दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ नोड। इस पॉइंट पे भी ये रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं, ये हमारी वोल्टेज सोर्स V1 हो गई, ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। ये भी वही पॉइंट है जहां पर R5 और R4 मिल रहे हैं। R5 R4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। और एक पॉइंट और है ये। अब इस पॉइंट पे बताइए मुझे, व्हाट 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर मीटिंग? डेफिनेटली ये एक पांचवी नोड है। सो नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू 5 इन दिस सर्किट। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं। नाम मैं दे चुका हूं आपको, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप, या अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर नॉइज नहीं है आपके बैकग्राउंड में। तो R3, R5 and V1. यहाँ पर R3 R5 और V1 मिल रहे हैं। सो दीज 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर मीटिंग। गॉट इट? तो इस तरीके से आप लोगों को ये डिसाइड करना होता है, ये डिफाइन करना होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, या कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो ये 3-4 चीजें हमको पहले से पता होनी चाहिए। अब क्या है, हर एक एलिमेंट का एक एलिमेंट इक्वेशन या कंपोनेंट इक्वेशन होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में या उस पर्टिकुलर एलिमेंट में या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में क्या वोल्टेज है और क्या करंट है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास यहां आपने खुद बताया दैट देयर आर 6 एलिमेंट्स। तो हमें ये पता करना होगा कि एलिमेंट 1 में, V1 में वोल्टेज कितना है, और अगर करंट I1 फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो करंट I1 कितना है। ठीक है, इसी तरीके से R के लिए हम कौन सा कन्वेंशन यूज करेंगे? अगर मान लीजिए वोल्टेज का डायरेक्शन मैंने ये डिसाइड किया, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नोड 1 से नोड 2 की तरफ या नोड 2 से नोड 1 की तरफ। यानी वोल्टेज करंट का डायरेक्शन ये होगा या ये होगा। अब वन बताइए से टू फर्स्ट टू की तरफ। सेकंड है, One से सेकंड two टू to फर्स्ट है? रितिका सेज फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, no first to second. फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। क्यों? क्योंकि हमें फॉलिंग डायरेक्शन में चाहिए। वी वांट द डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी इन फॉलिंग डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। तो आप क्या करें, असाइन कर दें अपने सर्किट में वोल्टेज और करंट्स हर एक ब्रांच के लिए। थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, लेकिन दिस इज व्हाट नेटवर्क थियरी इज ऑल अबाउट। आपको थोड़े दिन में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाएगी, और आप, आई कैन अश्योर यू, विद इन 50 seconds you will solve a very complex equation. For example, अगर मैंने ये सर्किट दिया आप, ठीक है, let us redraw this particular circuit. और इस सर्किट को तो आप जल्दी से विद इन फ्यू सेकेंड्स बनाने की कोशिश कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज आगे चल के आपको पता चलेगा कि
2 यूनिट तो एसी सर्किट से ही होती हैं, पूरी 2 यूनिट्स केवल इस सर्किट पे ही रहेंगी। ऑल्दो पीपल कंप्लेन कि एग्जाम्पल ज्यादा नहीं देते, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। दिस इज अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ लॉट मेनी थिंग्स। तो हियर वी हैव V1, देन लेट मी जस्ट स्विच टू, दिस वाज 5 ओम, लेट्स से ये 3 ओम्स है, ये 2 ओम्स है, ये 1 ओम कर लेते हैं, ये 1 ओम कर लेते हैं, मैंने चेंज कर दिए कुछ वैल्यूज। और हम जानते हैं दिस इज फर्स्ट node, second node, this is third node, and this one is our fourth node। 4 nodes हैं। अब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज डिसाइड करना है। तो इसमें मान लीजिए ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट, I1 इज दिस, करेक्ट। और वोल्टेज आप पहले तो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, यू कैन इजीली विद योर ओन चॉइस यू कैन राइट प्लस माइनस फॉर ऑल पैसिव एलिमेंट्स। मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूं। आप चाहें तो आप साइंस रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको अकॉर्डिंगली करंट का डायरेक्शन बदलना होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये तो मैंने वोल्टेज के निशान लगा दिए, और हर एक ब्रांच में उसके एसोसिएटेड वोल्टेज होगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे वोल्टेज V2 है, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो V3 कहलाएगा, इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो V4 कहलाएगा, इसमें जो वोल्टेज है जो वो V5 कहलाएगा, और ये वाला वोल्टेज V6 कहलाएगा। तो दरअसल 6 ब्रांचेस में या 6 एलिमेंट्स में या 6 कंपोनेंट्स में 6 अलग अलग वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। सो हमारे पास है V1, V2, V3, V4, V5, V6, 6 वोल्टेज हो गए। अब क्योंकि वोल्टेज का डायरेक्शन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, अब करंट का डायरेक्शन कन्वेंशन डिसाइड करेगा। इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें करंट यहाँ, इसमें करंट यहाँ। बताइए यहाँ कैसे करंट फ्लो होगा, फ्रॉम लाइक अपवर्ड और डाउनवर्ड्स? फॉर प्रैक्टिस Downwards. इट वुड बी डाउनवर्ड्स, फाइन। और करंट का भी असाइनमेंट करना होगा। इफ दिस वाज I1 तो हम बोलेंगे ये जो करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, ओनली इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच, आगे से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो 12th क्लास में सीखा है वो गलत नहीं था, लेकिन आप जो अब सीख रहे हैं वो ज्यादा जनरल है, और आसानी से आप वोल्टेज और करंट की वैल्यूज निकाल पाएंगे। बस आपको साथ देना होगा मेरा, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। कोई कंफ्यूजन है तो उसे पूछते जाएं आप, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे पूछते जाएं, एंड जो बताया जा रहा है उसे सीखते जाएं, तो फिर आपको आसानी रहेगी हर चीज में, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में, सीटी में, सीए में, एंड सेमेस्टर में, हर चीज में आसानी होगी, ठीक है। फाइन। तो अब हम करंट असाइन करते हैं। लेट्स से दिस इज हैविंग करंट I2, दिस वन इज हैविंग करंट I3, दिस इज I4, दिस करंट इज I5 एंड दिस करंट इज I6। तो 6 करंट हो गए। तो हमारे पास 6 तो वोल्टेज हो गए और 6 करंट हो गए, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ओके। कुल मिला के हमारे पास हो गए 12 वेरिएबल्स, 12 अननोन्स। तो 12 अननोन्स को लीनियरली सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव 12 इक्वेशंस। ये तो लीनियर अलजेब्रा, लीनियर मैथमेटिक्स में पढ़ा है। जितने अननोन उतनी ही कम से कम इक्वेशन होनी चाहिए, अगर सारे अननोन्स इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है। इन जनरल अगर आपके पास एक बी एलिमेंट का नेटवर्क है, आपके पास एक बी एलिमेंट का नेटवर्क है, तो आपके पास होनी चाहिए 2b वेरिएबल्स, और आपके पास होने चाहिए 2b इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। मैथमेटिक्स में, लीनियर मैथमेटिक्स में 3x3 का सिस्टम जब सॉल्व करते थे तो पसीने छूट जाते थे। 12x12 का बोल रहा हूं, कैसे होगा? खैर, जो हमने प्रायर नॉलेज हासिल की है ना 12th क्लास में, या आगे चल के अभी फिजिक्स में KCL, KVL, वो यूज करेंगे। और कुल मिला के पूरे सेमेस्टर में ये वोल्टेज करंट की वैल्यूज ही निकालनी है कि भाई V क्या होगा, V I क्या होगा, V क्या होगा, I क्या होगा, और हर एक सर्किट के, हर एक एलिमेंट के लिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि कितना टीडियस हो जाएगा अगर 12th क्लास वाली नॉलेज से इसमें आप KCL या KVL लगाएंगे, तो देयर विल बी मेनी डिफरेंट इक्वेशंस, मेनी डिफरेंट पाथ्स, थोड़ा टीडियस हो जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये क्वेश्चन हम केवल और केवल 50 सेकंड में
सारे करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस और वैल्यूज निकाल सकते हैं ओनली इन 50 सेकेंड्स। और कितना लंबा जाएगा ये क्वेश्चन? ज्यादा से ज्यादा एक हाफ A4 साइज की शीट जितना। पूरा सोल्यूशन एक आधे A4 साइज की शीट में निकल जाएगा। एक तरीका जिसे बोलते हैं मैश एनालिसिस। लेकिन मैश एनालिसिस सीखने से पहले आपको कुछ समय के लिए यू हैव टू एम्प्टी योर ब्रेन। किससे खाली करना होगा? क्या खाली करना होगा? जो आपने 12th क्लास में सीखा है। शुरुआत में बच्चे बहुत स्ट्रिंजेंट लगते हैं, बहुत स्टिक करके चलते हैं इस चीज से कि सर हमने जो 12th में सीखा था वो आसान था, कम से कम समझ तो आता था। आई एश्योर यू कि एक बार आप मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस समझेंगे, नो मैटर कि कितने ब्रांच का सर्किट दिया है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ते हैं, आप डरिएगा नहीं इससे। एनीवेज अगली क्लास में, अगली के अगली क्लास में हमारा पूरा टास्क यही रहेगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए, इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता की जाए कि क्या होंगी। उसके लिए हम आएंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरा साथ दें। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछें, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे अच्छे से समझें। ठीक है, दैट्स इट। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज कुछ चीजें पढ़ी हमने। शुरुआत में देखा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद में हमने देखा एक्टिव और पैसिव कन्वेंशंस क्या होते हैं। एक्टिव और पैसिव कन्वेंशन के बाद ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि एलिमेंट्स और नोड्स होती क्या है, व्हाट आर दीज एक्चुअली। फिर एक नेटवर्क में हर एक ब्रांच से एसोसिएटेड एक वोल्टेज और करंट वैल्यू होती है जिसको कि हम सॉल्व करना चाहते हैं। नेटवर्क थ्योरी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग दीज वोल्टेज एंड करंट्स। ठीक, दैट्स इट। Any questions, doubts, queries? Now, please give me a moment. I will first use my earphones so that I have no such issue. Yeah, much better. हाँ, आप कोई पूछना चाहते हैं सवाल तो प्लीज पूछें। I will be happy to answer. Okay, तो फिर मैं ही पूछता हूँ। Let me ask Ambesh Bhardwaj. Ambesh, am I audible? Can you please unmute yourself? Okay, so ऑनलाइन क्लासेस का एक फायदा है कि आप क्लासेस में ज्वाइन करके खुद को म्यूट करके टेलीविजन देख सकते हैं। नो वरीज अम्बेश, मुझे पूरा विश्वास है आप उनमें से नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर भी एनीवेज अगर कोई और डाउट और क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। आद्या, अक्षत, अमन। सर जैसे हमने सर्किट में लीनियर कंपोनेंट यूज किया है, जनरल कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं? जनरल कंपोनेंट ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आर आइडियली जनरल। लेकिन आप लोग अपने कोर्स में जो PHM 504 है वो हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस और लीनियर कंपोनेंट्स को ही। डेफिनेटली जनरल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम यही है कि हम जनरल कंपोनेंट्स को कैसे टैकल और डील करें। सर जनरल कंपोनेंट का यूज क्या होता है सर? ओके, तो बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा आपसे कि हम तो केवल पॉजिटिव स्लोप देख रहे हैं। एक जनरल कंपोनेंट है जिसमें नेगेटिव स्लोप है रेजिस्टेंस की, यानी वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, उल्टा। अभी तक तो हमने देखा था कि वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, पॉजिटिव स्लोप। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव रेजिस्टेंस, वोल्टेज बढ़ाओ करंट कम हो जाएगा, तो आप उसे रेजिस्टेंस कैंसिलेशन में यूज कर सकते हैं। लोड कैंसिलेशन, लोड घटाने में यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो सर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाता, ओम्स लॉ का फिर क्या होगा इसमें सर जनरल कंपोनेंट में? ओम्स लॉ जैसे कि जनरल कंपोनेंट्स के लिए है ही नहीं, वो लीनियर कंपोनेंट्स के लिए। V इक्वल्स टू आई आर फॉर लीनियर कंपोनेंट्स। तो फिर क्या करना होता है हमें? वो लीनियर पार्ट ढूंढना होता है, वो लीनियराइजेशन करना होता है जिस पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज में आपका सर्किट, आपका एलिमेंट लीनियरली बिहेव करेगा। वरना ओम्स लॉ नहीं लगा सकते आप। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे थोड़ा ना उठा के लगा दें। ओके सर, ये सर लीनियर कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे सर, पॉजिटिव? यस, हम जो ट्रीट कर रहे हैं इस तरीके के सर्किट, और ये जो PHM CSM 504 का कोर्स है उसमें हम वही पढ़ते हैं। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आधे आप कुछ बोल रहे थे? सर एक सर आई वाज आस्किंग कि हमने ये कंसिडर किया था जब हम नेटवर्क काउंट करते हैं या फिर ब्रांचेस देखते हैं तो वायर को हम आइडियल ले लेते हैं, दैट इज इट डजंट हैव एनी रेजिस्टेंस। बट सर एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, तो फिर सर उसमें हम वायर को कंसिडर करते हैं? Yes, exactly. So
आपने जब PHM 404 में लैब की थी तब भी देखा था कि वायर की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, विच इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन वायर। लेकिन मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, आई कैन यूज अ वेरी स्मॉल वैल्यू एसोसिएटेड, बट दैट इज नॉट एज पर एट पार द कन्वेंशंस ऑफ नेटवर्क थियरी। आप जो किताबें पढ़ेंगे या इस कोर्स के थ्रू आउट हम जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें वायर को ऐसे मानेंगे कि आइडियल है और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ये सब मान के कन्वेंशनली वही करार वाली चीजें हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। बट Okay, डेफिनेटली sir. आई एग्री टू व्हाट यू से। लेकिन फिर वही है ना, सर्किट और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में जिस चीजों पर नेटवर्क थियरी लगती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो है एक शहर के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन टू द हाउस होल्ड्स। तो एक दो घर तो होते नहीं है, 5-6 घर भी नहीं होते हैं, हजारों लाखों घर होते हैं। एंड यू हैव टू अकॉर्डिंगली वेरीफाई लोड्स, कहाँ ट्रांसफार्मर लगाना है, कहाँ क्या करना है, दैट इज टू बी डिसाइडेड यूजिंग नेटवर्क थ्योरी इंजीनियर्स। And definitely they do consider what is going to be the resistance of the wire. सर आपने कहा कि जो करंट फ्लो होता है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। अगर मैं कोई करंट सोर्स लगा दूं वायर के अक्रॉस तो वहां पे तो कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता सर। तो जो करंट सोर्स है that creates a voltage difference then. Okay, are you getting? I will just give you a very sleek example of it. For example, you have a voltage source of let's say 10 volts, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 ohm का। What current do you expect will be flowing through this resistance? एम्पियर्स में बताइए, ये दिख रहा है ना आपको? What current do you expect? So it should be 10 एम्पीयर। 10 amperes, exactly. Now, if you have a current source of let's say 10 ampere and you have 1 ohm resistance, again a current is flowing like this. What is expected voltage across this? So you will use what? V is equals to IR. You have to find out V. I is 10 ampere, resistance is 1 ohm, it is equals to 10 volts. तो क्रिएट हो सकता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज व्हेन देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस। इनफैक्ट जो करंट सोर्स होती है ना वो भी डिजाइन वोल्टेज डिफरेंस के थ्रू ही की जाती है, ऑल्दो वी ट्रीट देम एज करंट सोर्स। देयर इज नथिंग लाइक एन आइडियल करंट सोर्स और एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। दरअसल जो सोर्सेज होती हैं वो तो ये होती है पावर सप्लाईज।